हमारे मुल्क की सियासत में एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है, बल्कि अगर मैं कह दूँ सबसे ज़्यादा अहम है तो गलत नहीं होगा। अब सोचें कि कौन सी चीज़ जिसका जिक्र वक्फे वक्फे से कोई ना कोई सियासतदान करता रहता है। आप सोचें क्या हो सकता है वो जो मैं पूछ रही हूँ। अवाम, मुल्क, सूबा, कौम, पार्लियामेंट? नहीं, वो है ये चीज़ जो अब आप साइड स्क्रीन पर देखेंगे। रज़ा चलाइएगा ताकि नाजरीन देखें। देखिए ज़रा, ये है बूट। बूट पहचानते हैं बूट को? ये बूट सियासतदानों की सियासत में शुरू दिन से बहुत इन रहा है। इस बूट पर कई इल्ज़ाम लगे, इस बूट को पॉलिश करने के बाकायदा ताने दिए जाते रहे, अक्सर दिए जाते रहे। इस बूट की अगर मैं बात करूं तो इस बूट को लेकर कई सियासतदान बहुत संजीदा रहे और मुतादिद बार इसी बूट पर तनकीद के नश्तर बरसाए। कई बार इस बूट को साजिशी कहा गया, कभी इस बूट को इलेक्शन चोरी का जिम्मेदार भी करार दिया गया, कभी इस बूट पर किसी सियासतदान की पुश्तपनाही का इल्ज़ाम भी लगाया गया, तो कभी किसी सियासतदान पर इसी बूट को चाटने का इल्ज़ाम लगाया गया। ये देखा जाए तो भी एक बूट है, लेकिन सियासतदानों ने इस एक बूट के कई फ़ज़ाइल और कई हज़ार नुकसानात बता दी। अब ये भी हैरानी की बात कि कई फ़ज़ाइल और नुकसानात एक साथ। हर सियासतदान ने अपनी सियासी नाकामी का जिम्मेदार, ये बड़ा गहरा जुमला, गौर से सुनिएगा, हर सियासतदान ने अपनी सियासी नाकामी का जिम्मेदार इसी बूट को ठहराने की कोशिश की। जो सियासतदान कामयाब हो गया इंतखाबात में, उसकी कामयाबी के पीछे उसके मुखालिफिन ने इसी बूट को ठहराया। यानी एक बात तय है, जिसके पीछे ये बूट हो, सियासतदानों की नज़र में वही कामयाब तरीन शख्स है इस मुल्क का। आखिर इस बूट में ऐसा क्या है, ज़रा सोचिए। ये बूट क्यों इतना अहम है? इस बूट के पीछे कौन से राज छुपे हुए हैं, सीक्रेट्स? क्यों हर सियासतदान अपनी नाअहली को इसी बूट के पीछे छुपाने की बाकायदा कोशिश करता है? क्यों आए रोज़ इस बूट का तज़किरा हमारी सियासत में सुनने को मिलता है? असल में मैं बताती हूँ, असल में ये बूट है एक फ़ौजी का बूट। उस फ़ौजी का जो आज भी इस मुल्क के लिए सरहद पर सीना खड़ा है कि दुश्मन की पहली गोली वो अपने सीने पर खाए। ये बूट है उस सिपाही का जो सियाचिन की बुलंद तरीन बर्फानी पहाड़ियों में अपने घर से दूर, घर वालों से दूर, ये जानते हुए मौजूद है कि उसकी ज़िंदगी का हर दिन आखिरी दिन बन सकता है। ये बूट उस सिपाही का है जो समंदर की सरहदों की हिफाजत करने के लिए खड़ा है। ये बूट उस सिपाही का बूट है जो इस मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद का मुहाफ़िज़ है। फिर इस बूट का सियासत में क्या काम? इस बूट पर सियासतदान क्यों तनकीद करते हैं? ये आप सब लोग सोच रहे होंगे, जानना भी चाहते होंगे। यस, बूट से सियासतदानों को, टू कट शॉर्ट इन सिंपल वर्ड्स, क्लियर बताऊंगी क्यों चिढ़ होती है, चिढ़ते हैं क्यों सियासतदान, इस बूट का जिक्र ही क्यों किया जाता है? सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल, और कहा जाए तो सिंपल सा सवाल, किसका जिक्र ही क्यों? इस बूट की सियासत में जो प्रेजेंस है उसका जिम्मेदार कौन है? इसकी मौजूदगी का जिम्मेदार? तो जवाब है सियासत करने वाला खुद, सियासतदान। सियासत करने वाला इस बूट को पकड़कर सियासत में आने वाले अवाम और सियासी रहनुमाओं के दरमियान जब खला बढ़ता है या बढ़ता चला जाता है, तो उस खला को मजबूरन ये बूट पूरा करता है, जो कि ये इस काम का नहीं है। ये एक इजाफी जिम्मेदारी समझ लें जो इस बूट को उठानी पड़ी। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि हर काम किसी वजह से होता है, फिर क्यों तो जहन में आता है। क्यों? एक सादा सा सवाल, जिस शख्स पर पूरे घर का बोझ पहले से हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, वो क्यों इजाफी बोझ अपने कंधों पर डालेगा? एक सवाल है ना। ये बूट पहनने वाला जानता है कि उस पर पूरे मुल्क की सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी है। उसको पल पल अपने दुश्मन की खबर रखनी है, अपने दुश्मन पर नज़र रखनी है, हर पल सरहद पार से होने वाली दरअंदाजी को हर कीमत पर रोकना है, अपने मुल्क की सरहदों को महफूज से महफूज तरीन बनाना है। इसके बावजूद ये बूट पहनने वाला क्यों इस मुल्क की सियासत में दखल अंदाजी करेगा? ये है सवाल। क्योंकि
इस मुल्क में सियासत करने वाला ही इस बूट को पहनने वालों के मिन्नतें तरले करते हैं। मिन्नतें तरले का मतलब समझते हैं तमाम लोग कि मिन्नतें क्या होती, तरले क्या होते हैं? वो मुल्क को इस हाल पर पहुंचा देता है कि इस बूट को पहनने वालों को मजबूरन दखल देना पड़ता है। कहा जाता है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाए गए। हकीकत क्या है मैं बताती हूँ। हकीकत ये है कि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के लिए कहा जाता रहा, ये क्यों कोई नहीं बताता। आधी बात क्यों करते हैं, पूरी करें ना। क्यों भी बताएं। इस मुल्क में हालात ऐसे पैदा किए गए, ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि फौज को आना पड़ा। फौज खुद नहीं आई, स्पेस दिया गया फौज को। हर मार्शल लॉ के लिए खुद सियासतदानों ने राह हमवार की या फिर मुल्क के अंदर ऐसा माहौल, ऐसे हालात पैदा किए जिसकी वजह से मार्शल लॉ लगाकर मुल्क को बचाया गया। तारीख है कि अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया, गलत लगा, जुर्म है, सुनते होंगे आप। लेकिन क्यों लगा ये कभी किसी ने सोचा? कोई दानिश्वर, कोई जमहूरियत पसंद उस मार्शल लॉ से पहले के हालात क्यों नहीं बताना पसंद करता? शर्म आती है बताते हुए? बताएं, हालात बताएं ना कि क्यों लगा मार्शल लॉ। सियासी सूरत हाल किस हद तक अबतर हो चुकी थी, ये क्यों नहीं बताया जाता? अगेन मैं कहूँगी कि शर्म आती है बताते हुए? बताएं ना कि क्या हुआ था और क्यों लगा मार्शल लॉ। जियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया। उनको मार्शल लॉ लगाने की दावत आखिर किसने दी? उस किसका नाम भी बता दिया करे, कौन था वो? मुल्क में जियाउल हक के मार्शल लॉ से पहले के हालात क्या थे, वो हालात भी कोई बताना पसंद कर दिया करे कि क्यों लगा था मार्शल लॉ। क्यों जमहूरी सियासी अफराद और सबसे बड़ी बात जियाउल हक जिसने मुल्क में मार्शल लॉ लगाया, उनको मर्द मोमिन, मर्द हक कौन कहता रहा? वो कहता रहा जो आज इस मुल्क की जमहूरियत का अपने आप में कह लें कि सबसे बड़ा अलंबरदार बना बैठा है। याद आया किसकी बात कर रही हूँ? चले रजा क्लिप चलाइएगा, नाज़रीन को याद करवाते। आपने जियाउल हक के मार्शल लॉ को मुस्तरद कर दिया, बेशक ठीक किया, हम भी करते हैं। लेकिन जियाउल हक साहब का बूट पकड़कर सियासतदान बनने वाले शख्स को आप जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, उससे भी मुस्तरद करो ना। उसको भी जमहूरियत का दुश्मन कहो तो हिसाब बराबर हो जाए। ये क्या मुनाफिकत है कि जब चाहा बूट को पकड़कर सियासत में धकेल दिया और जब चाहा उसी बूट पर सियासत में मुदाखलत का इल्जाम लगा दिया। जियाउल हक के बेटे से ज्यादा उनका सियासी वारिस तो नवाज शरीफ साहब ने खुद को साबित किया। नवाज शरीफ ने एक अरसे तक इसी बूट को पहनने वाले के नाम पर सियासत की। आज ये नवाज शरीफ मुकर के दिखाए मेरे सामने। सियासतदान को बूट पहनने वालों ने नहीं बल्कि सियासतदानों ने बूट पहनने वालों को बदनाम किया। बूट पहनने वालों का हाथ एक सियासतदान ही पकड़कर उन्हें इक़्तिदार में लाया। मानो इस तल्ख हकीकत को, कबूल करो। गट्स नहीं है, कबूल करो ना, मानो हकीकत क्या है कि सियासतदान ने ही बूट पहनने वालों को सियासत में घसीटा, बाकायदा घसीटा। आए रोज टीवी पर कहते हो कि फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जबकि कहना ये चाहिए कि सियासतदानों को, फौज को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। घसीटना, मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ, ज़रा गौर कीजिए इस लफ्ज़ पे, घसीटा जाता है। फौज को सियासत से बाहर रखना सियासतदान का काम है। एक पुलिस का इदारा ले लेते हैं, आपके सिंध की पुलिस, आपकी पुलिस, ये दो इदारे आप सियासतदानों ने कितने मजबूत किया। आज मेरा आप तमाम जमहूरी सियासतदानों से सवाल है किसी के पास जवाब तो ज़रूर मुझे जवाब दीजिएगा। कितने गैर सियासी किए ये बता दें ये इदारे? कितने फीसद इन इदारों में मेरिट पर भर्तियां की गई या फिर मेरिट के परखच्चे उड़ा दिया आप लोगों ने? ये कह दूं तो गलत नहीं होगा। क्या पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस पर लोग एतमाद करते हैं? अब मेरा लोगों से सवाल है जो ऐसे नहीं चलेगा, देख रहे हैं बोल न्यूज़ देख रहे हैं, दिल पे हाथ रखिए। कितने फीसद अवाम है जिसने अभी टीवी देख रही है जो एतबार करते हैं पुलिस पर, और क्यों नहीं करते? वजह सब लोग समझते। सर्वे करवाएं, आप सर्वे करवाएं, पता चल जाएगा परसेंटेज। आपकी जमहूरियत का हाल ये है कि मॉडल टाउन सानहे के लवाहिकीन इंसाफ मांगते हैं तो किससे? चीफ जस्टिस से या फिर आर्मी चीफ से। सोचें, बड़ी गहरी बात है। क्यों? कभी सोचा? ये सोचने की बातें हैं, ये आप लोग सोचते नहीं हैं। ये किसकी नाकामी है? सोचें ज़रा, सियासत की या बूट पहनने वालों की?
एक सियासतदान जो खालिस अवाम से वोट लेकर ऐवान में जाता है, अवाम के लिए, जमहूर से वोट लेकर जमहूरियत के नाम पर ऐवान में जाता है, और वो सबसे ज़्यादा अगर किसी को मायूस करता है, डिसअपॉइंट करता है, तो वो उसी जमहूर को जिससे वोट लेकर जाता है, अवाम को। एक सियासतदान को वोट इसलिए मिलते हैं कि वो मुल्क और कौम की खिदमत करे। एक सियासतदान को ये अवाम इसलिए मुंतखब करती है कि वो इस कौम के लिए कुछ बेहतर कर सके। ऑफ कोर्स ये रीज़न होती है ना, और क्या रीज़न होती है? क्यों आज तक कौम का एतमाद उसी सियासतदान पर पूरी तरह से बहाल नहीं हो सका? या मैं इस तरह पूछ लूँ कि इसमें गलती किसकी है? कह दें कि इसकी है, उसकी है। अपने गिरेबानों में झांक के ना देखना बेशर्मो। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज की। अब ज़रा सुनिएगा। नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा किया। अब मैं पूछूंगी गलती किसकी थी? मुल्क के मौजूदा आर्मी चीफ को उसी की सरजमीन पर उतरने से रोक कौन रहा था? कौन रोक रहा था? बड़ा मासूम था जो रोक रहा था। मुल्क का सरबरा 1999 में आए रोज मीडिया पर खबरें चल रही थीं कि अनकरीब पाकिस्तान को डिफॉल्टर और दहशतगर्द मुल्क करार दिया जा रहा है। सिर्फ एक इदारे की बात कर लेते हैं जिसका नवाज शरीफ के दौर में दिवालिया निकल गया था। वो क्या था? स्टील मिल्स। उसने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ज़बरदस्त मुनाफा कमाया और तकरीबन 10 अरब रुपए से ज़्यादा स्टील मिल्स के अकाउंट्स में थे। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और सालाना 2 अरब रुपए मुनाफा कमाने लगी थी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या लीडरशिप ऐसी होती है जो कौमी असासों को फ़रोख्त करके जान छुड़ाए और अवाम को कहती फिरे ये कौमी इदारे सफ़ेद हाथी हैं? लीडरशिप तो वो नहीं होती जो कौमी इदारों के वकार में इजाफा करके मेरिट अपनाए और गुंजाइश से ज़्यादा सियासी भर्ती शुदा अफराद को निकाल के बाहर करे। लीडरशिप तो फिर वो होती है ना, आइडियल। इसके बावजूद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मुदाखलत नहीं की, उनको मौका दिया। ये जो शक्ल आपको साइड पे नज़र आ रही है, नवाज शरीफ साहब ने, बड़ा मासूम बंदा है, वाकई बड़ा ही मासूम होगा। उनको रास्ता किसने दिया? इस मासूम शख्स ने जिसका नाम है नवाज शरीफ। उनका जहाज़ हवा में मौलिक कर दिया, उनके जहाज़ को पाकिस्तान में उतरने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। क्या ये काबिल कबूल रवैया था एक मुल्क के वज़ीर आज़म का? और किस हक से कह रहे थे भाई साहब आप ये साजिशें कभी बताना पसंद करें? मुल्क का दिवालिया निकाल बैठे, कारगिल की जंग सियासी शिकस्त में तब्दील करवा बैठे, और फिर अपने ही मुल्क के आर्मी चीफ को मुल्क में आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। किस हक से? पूछती हूँ मैं आज आपसे, किस हक से कर रहे थे साजिशें? आप लोग इस बूट को पकड़कर सियासत में लाते हैं, और अब जब ये बूट पहनने वाले किसी कीमत इस मुल्क की सियासत का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हैं, तो कभी डॉन लीक्स, कभी मेमोगेट स्कैंडल, कभी डॉन लीक्स पार्ट 2 पार्ट्स में आता है। फिर एक पार्ट से इनको तो पार्ट 1, पार्ट 2, बस चलो तो पार्ट 3, पार्ट 4, ये सिलसिला जारी रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।